हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जियोग्राफी के एक मेन टॉपिक है। जियोग्राफी का मेन टॉपिक मीन्स नेचुरल डिजास्टर के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, The vibration of Earth surface is due to which force? Vibration of Earth surface कौन सी फोर्स की वजह से होती है? इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 30 सेकंड्स ऑफर कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एंडोजेनेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एपिक फोर्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एंडोथर्मिक फोर्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ अबव। सो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए। तो आपका टाइम होता है अब। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंडोजेनेटिक फोर्स। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंडोजेनेटिक फोर्स, द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्स। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। How many divisions are there in Richter scale? Guys, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 to 7 होती है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1 to 8 होती है, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1 to 9 एंड ऑप्शन नंबर डी 1 to 10। गाइस इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स ऑफर कर रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गाइस आपका टाइम अप होने वाला है। यहाँ पे पूछी है कितनी डिविजन्स होती है रिचर स्केल में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 to 9। 1 to 9 डिवीजन होती है हमारी रिचर स्केल में। ये याद रखना, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है और उस टाइम पे याद नहीं आता है। और रिचर स्केल से मेजर किया जाता है कौन सी चीज मेजर की जाती है रिचर स्केल के से। इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ। जल्दी से सोचिए रिचर स्केल से क्या मेजर किया जाता है। तो गाइस योर टाइम स्टॉप्स नाउ। रिचर स्केल से अर्थक्वेक की पावर मेजर की जाती है। रिचर स्केल से अर्थक्वेक की पावर मेजर की जाती है। व्हाट इज द इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन What is the range of the intensity scale used in earthquake measuring? तो ये पूछ रिचर स्केल का नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इंटेंसिटी स्केल जो अर्थक्वेक की रेंज बताने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 to 12 होती है उसकी रेंज, ऑप्शन नंबर बी 1 to 7, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1 to 15, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1 to 5। तो आपके लिए आई थिंक 30 सेकेंड इनफ होंगे। जल्दी से सोचिए आंसर। तो गाइस इसमें वो रिचर स्केल नहीं मार्केली इंटेंसिटी स्केल की बात कर रहे हैं। मार्केली इंटेंसिटी स्केल की रेंज क्या होती है ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो मार्केली इंटेंसिटी स्केल होता है हमारे यहाँ 1 to 12, उसकी रेंज होती है मार्केली इंटेंसिटी स्केल। ये क्या मेजर करने के काम आता है इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड। मार्केली इंटेंसिटी स्केल क्या मेजर करने के लिए आता है? तो इंटेंसिटी ऑफ डैमेज ऑफ अर्थक्वेक के काम आता है मार्केली इंटेंसिटी स्केल। ठीक है गाइस, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द कॉज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, फ्लड्स जो आते रहते हैं इंडिया में बार बार, उसका रीजन क्या? ऑप्शन नंबर ए है हमारा डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ओवर पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन। इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड्स आर इनफ टू आंसर। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किस चीज के कारण फ्लड्स आते हैं इंडिया में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डिफॉरेस्टेशन के कारण फ्लड्स आते रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन पेड़ को काटने कितने पेड़ कटते हैं आजकल?
उसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसके कारण फ्लड्स आ रही है। सुनामी आर काज्ड व्हेन, सुनामी कब आती है? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड्स। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जब अर्थक्वेक आता है तब आती है सुनामी। ऑप्शन नंबर बी विंड इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी ओशन करंट्स बिकम वार्म। ऑप्शन नंबर डी सी लेवल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा रीजन सही है जिससे सुनामी आती है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं, जल्दी से सोचिए आंसर। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुनामी तब आती है जब एक अर्थक्वेक आ जाता है। When an earthquake occurs, then tsunami comes। यहाँ पे मैंने फिगर भी डाली है मेकिंग ऑफ सुनामी, तो ये भी आपको पढ़ लेना। जब प्लेटलेट्स टकराती है तब अर्थक्वेक आता है, और जब वो ओशन के नीचे होता है वो एक सुनामी परफॉर्म कर देता है। ठीक है गाइस, तो ये भी पढ़ लेना, काम आ जाएगा कभी ना कभी। जब टाइटैनिक प्लेट डिक्रीज करती है तो काम आ सकता है, ये पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है गाइस, याद कर लो, ये ग्राफ भी मैंने आपको दिया, समझ लेना और पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द मोस्ट डिस्ट्रक्शन जॉइंट वेव आर, कौन सी जॉइंट वेव सबसे स्ट्रॉन्ग होती है? ऑप्शन नंबर ए बॉडी वेव्स। ऑप्शन नंबर बी ओशन करंट। ऑप्शन नंबर सी सुनामी। ऑप्शन नंबर डी सरफेस वेव्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं दूंगा 20 सेकंड ऑफर कर रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टर कौन सी वेव है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन मैंने रीड कर दिए हैं, आपका टाइम होने वाला है खत्म, जल्दी से सोच लीजिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सुनामी। सुनामी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। Debris flow that originates on the slope of a volcano is known as। तो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसके लिए मैं आपको दूंगा 35 सेकेंड्स। तो हार्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए क्रीप। ऑप्शन नंबर बी फॉल। ऑप्शन नंबर डी LAHAR। ऑप्शन नंबर डी लैटरल स्प्रेड, लहार और लैटरल स्प्रेड। यहाँ पे सी आना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आना है गाइस, ये देख लीजिए, ये सी है। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। मैंने इसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया हुआ है, जल्दी से सोचिए, आपका टाइम होने वाला है अब। तो करेक्ट आंसर इज लहार। लहार debris flow that originates on the slope of a volcano is known as lahar। Option number C should be the correct answer of this question। Which instrument measure the seismic waves? Which instrument measure the seismic waves? अगला हमारा ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। Which instrument measures the seismic wave? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा कितने सेकंड देने चाहिए? 30 सेकंड्स। ऑप्शन नंबर ए अर्थोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सेस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी क्वेकग्राफ। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो गाइज आप इजीली याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब तो आपको हिंट में मिल गया इजीली कौन से। सेस्मिक वेव्स मेजर होती है सेस्मोग्राफ। तो seismograph is the instrument which measure the seismic waves। ठीक है गाइस, seismograph। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एट योकोहामा वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? ये क्वेश्चन तो हार्ड है, इसके लिए 30 सेकंड्स तो देना बनते ही बनते हैं। जल्दी से आंसर सोचिए और मेरे को आंसर करिए। तो गाइस ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये हुआ था 23 मई टू 27 मई। डेट मैंने आपको बता दिया है, अब ईयर याद करने की कोशिश करो जल्दी से। मैंने आपको डेट बता दिया 23 मई टू 27 मई, ये 3 दिन का डिजास्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी 1994 should be the correct answer of this question।
ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1994। ये याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। जीका वायरस इज स्प्रेडेड बाय द फॉलोइंग। जीका वायरस किससे स्प्रेड होता है? क्योंकि वायरस भी एक डिजास्टर टाइप का, ये अभी कोरोना वायरस इतना फैल रहा है। जीका वायरस इज स्प्रेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए, जीका वायरस किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर ए पिग, ऑप्शन नंबर बी फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी मॉस्किटो, ऑप्शन नंबर डी हमारा रैट। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं 15 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So correct answer of this question is option number C, मॉस्किटो। जीका वायरस फैलता है मॉस्किटो से। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड। इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड एट। तो मैं आपको एक हिंट दूंगा, उससे आपका आंसर निकल जाएगा, इसलिए पहले 15 सेकेंड लो सोचने के लिए, उसके बाद हिंट के बाद आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे। तो योर टाइम स्टार्ट हैज बीन स्टार्टेड। तो आपका टाइम अप होता है। अब मैं बता दूं, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया। तो हैदराबाद, गोवा एंड पौंडीचेरी तो इंडिया में ही है। तो Honolulu should be the correct answer of this question. Option number A should be the correct answer of this question. जो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है वो कहां पे है? Honolulu। याद कर लेना, अजीब नाम है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एट विच टाइप ऑफ डिजास्टर। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड देता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, सोचिए। So, therefore, correct answer of this question is atmospheric. Atmospheric is the correct answer of this question. Tropical cyclone होते हैं atmospheric disaster. ऑप्शन नंबर डी should be the correct answer of this question. चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज विच टाइप ऑफ डिजास्टर। ऑप्शन नंबर ए है हमारा टेरिस्ट्रियल, ऑप्शन नंबर बी इक्वेटिक, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर डी एटमॉस्फेरिक। तो गाइस जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इजीली आपको पता चल गया होगा एटमॉस्फेरिक इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पता नहीं कैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। The 2 atom bombs in World War II has been dropped from which of the following? Guys, किसने फेंके थे एटम बॉम्ब, कहां पे फेंके थे एटम बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 में? आपको ये याद होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 2 में ये बहुत बड़े डिजास्टर्स थे तब। इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए 30 सेकेंड्स आर इनफ। तो गाइस इस क्वेश्चन का जिसने आंसर दे दिया उसे मेरा अगला क्वेश्चन तो नहीं आता होगा, इसका तो काफी लोगों को नहीं आता होगा। हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे थे और वहां पे एक बड़ी तबाही हुई थी। गाइस अब आपको उन बॉम्ब्स के नाम बताने, एटम बॉम्ब के नाम। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 15 सेकेंड्स आर इनफ। आपको जल्दी से सोचना है नाम क्या थे उन एटम बॉम्ब्स के जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे गिरे थे और उन्होंने तबाही कर दी थी वहां पे, और जिसके बाद जापान ने भी सरेंडर कर दिया था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैट मैन एंड लिटिल बॉय। फैट मैन था एक एटम बॉम्ब का नाम और दूसरे का लिटिल बॉय। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वाज इनॉग्रेटेड ऑन। इनॉग्रेटेड है वर्ड, पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है एक वर्ड से, इनॉग्रेटेड। तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर, 30 सेकेंड्स आर इनफ। इनॉग्रेशन उसका हुआ था कब कब कब? ऑप्शन नंबर डी शुड बी द 14 अगस्त 2004। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सेस्मिक वेव्स का डिजास्टर नेम्ड एज, सेस्मिक वेव्स जो डिजास्टर करता है उसका नाम क्या है? ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, इसके लिए 30 सेकेंड्स दे देता हूँ। जो टाइम स्टार्ट, ऑप्शन नंबर ए नीनो, ऑप्शन नंबर बी टाइफून, ऑप्शन नंबर सी सुनामी, ऑप्शन नंबर डी हुरिकेन। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा सुनामी। गाइस क्वेश्चन नंबर 17, जिसने मेरी क्लास को ध्यान से सुना और देखा उसे ये क्वेश्चन इजीली पता होगा। फ्लो ऑफ वोल्केनिक मड इज कॉल्ड एज, याद करिए जिन्होंने भी मेरी क्लास ध्यान से देखी है। ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन का debris flow that originates on the slope of a volcano is known as lahar। इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग एक है, ठीक है। तो इसका आंसर भी लहार होगा। एग्जामिनर किसी भी सेंटेंस में पूछ सकता है सेम क्वेश्चन। अब काफियों ने इसका कुछ और आंसर सोच लिया होगा, बड़े कम ने सोचा होगा कि लहार है इसका आंसर, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, इंडिया में बस एक ही एक्टिव वॉल्केनो है। अब आपको उसका नाम पूछना है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए वॉल्केनो बैडर टैंक, ऑप्शन नंबर बी हमारा वॉल्केनो बैरन आइलैंड वॉल्केनो, ऑप्शन नंबर सी वॉल्केनो ईटा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 13 सेकंड दूंगा। आपको 30 सेकंड्स आर इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए बी सी डी मैंने बोल दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बैरन आइलैंड वॉल्केनो शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस इंडिया में जो भी वॉल्केनो एक्टिव है ना, बस एक ही एक्टिव है। वो कहाँ पे है? हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि बैरन आइलैंड वॉल्केनो अंडमान एंड निकोबार में है। इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन, गाइस इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए 15 जून, ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 13, ऑप्शन नंबर डी सितंबर 13। Your time stops now. The correct answer of this question is option number C, October 13 को इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ईयर भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन एंड ड्यू टू विच गैस। ये थोड़ा बड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है काफियों के लिए। तो जल्दी से इसके आंसर के लिए आपको मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए इन ईयर 1886, इन ऑप्शन नंबर बी इन ईयर 1984, ऑप्शन नंबर सी इन ईयर 1984, ऑप्शन नंबर डी इन ईयर 1987। तो गाइस जिनको भी ईयर पता है उनका आंसर निकल गया। 1986 इथाइल आइसोनेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में लिखा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज द फर्स्ट एंड द वर्स्ट इंडस्ट्रियल disaster in the world on 3rd December 1984. Chemical MIC spilled over MIC कौन सा ethyl isonate spilled out of the pesticide factory named Union
सॉरी गाइस, इसका आंसर मैंने दिमाग से निकल गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 1984 खुद ही कंफ्यूजिंग के लिए डाला और खुद कंफ्यूज हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं भूल गया था। इन ईयर 1984 मिथाइल आइसोनेट इस फैक्ट्री में लीक हुआ था। भूल गया था मैं, दिसंबर 1984। फैक्ट्री नेम्ड यूनियन Carbonate India Limited, situated in Bhopal city, which turned Bhopal city into poison overnight. Around 15,000 people died and 6 lakh worker effect due to this chemical. तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी। 6 लाख लोगों को ये हुआ था और 15,000 लोगों की डेथ हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। आज की क्लास को